Hello everyone, how are you? I am supposing that you are all fit and fine. We are doing our chapter Tribes, Nomads and Settled Communities. भाई हम अपनी हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट है क्लास 7 के लिए उसमें पढ़ रहे हैं ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो इसमें अभी तक हमने जो कुछ भी किया है, जैसे पिछले सेशन में हमने जो किया था गोंड जो जनजाति थी उसके बारे में हमने देखा था। तो अब हम देखते हैं भाई अहोम्स के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं अहोम्स के बारे में। एक और ट्राइबल कम्युनिटी है। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। ये जो अहोम थे ये एक्चुअल में भारत में नहीं थे पहले। ये जो म्यांमार था, जो जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ से ये आए थे ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र जो अपने आप यहाँ मैप में देखें तो यहाँ है, ये म्यांमार है यहाँ पे भारत से बाहर। तो यहाँ से ये लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे। ये आपको जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इस घाटी में ये आके बसे थे यहाँ पे। They created a new state of by suppressing the older political system of भूइयाज लैंडलॉर्ड्स। अब वहाँ पे जो भूइयाँ थे, जो ज़मीन के मालिक जो थे पहले, उनको दबा करके, उनको सप्रेस करके भाई एक नए राज्य की स्थापना की। किसने? अहोम्स ने। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ ये क्या नाम है इसका, चुटियाज। अब ये जो चुटिया है, ये जो भाई थे 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में ये थे। तो उन्होंने, अहोम ने उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, उन पे अधिकार कर लिया 1523 में। एंड कूच हाजो 1581 में, कूच हाजो को 1581 में उन्होंने अपने अधीन कर लिया। किसने? अहोम्स ने। एंड सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स, और दूसरी जो आसपास की जो छोटी बड़ी जो ये थी जनजातियाँ थी, उनको भी अपने अधीन कर लिया। द अहोम्स बिल्ट ए लार्ज स्टेट। अब अहोम ने सब ये जो आसपास की जितनी जनजातियाँ थी उनको जीत के अपने में मिला के एक बड़े से राज्य की स्थापना कर दी थी भाई। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। और उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ किया। जो आग्नेय अस्त्र थे उनका यूज़ करके अपने साम्राज्य को विशाल कर लिया 1530 तक भाई। अब जैसे हमें पता है, हमने अभी जैसे पिछले चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया है, जो मुग़ल थे उन्होंने अपने साम्राज्य को 1526 में जो जब विस्तार किया, तो उन्होंने जो गोला बारूद था उसका यूज़ किया था। तो उसके साथ ही जो भारत में जो और दूसरी जनजातियां थी उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे। लेकिन ये जो अहोम थे, इनके पास मुग़लों के बराबर की सेना इन्होंने मतलब जो हथियार थे वो इकट्ठे कर लिए थे। और इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons। और 1607 तक आते आते उन्होंने अपने बारूद और तोपों का उच्च स्तर से निर्माण करने में सक्षम हो गए थे भाई। वो अच्छे किस्म के जो गोला बारूद थे वो बनाने लगे थे 1660 आते आते। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest। लेकिन जो अहोम थे उनको दक्षिण पश्चिम से भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे युद्ध करने वाले उन पर युद्ध कर रहे थे, दूसरे राजा भी। इन 1662 द मुगल्स एंड अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम। 1662 में मुगल का जो एक राजा हुआ था भाई, मीर जुमला भाई, उन्होंने इन अहोम साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो भाई ये मीर जुमला वही है जो हमने ट्राउन्स एंड ट्रेडर्स में पहले पढ़ा था,
जिसने भाई मुगल ब्रिटिश और डच के बीच में आपस में झगड़ा करवा दिया था। और उसके बाद ये जो गोलकोंडा था उस पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। तो भाई ये जो मीर जुमला है इसी ने इस ये जो अहोम है इस पर अधिकार करने के लिए इन पर आक्रमण किया था 1662 में। बट डायरेक्ट डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। लेकिन जो अहोम थे उन्होंने बहुत साहसपूर्ण तरीके से उनका सामना किया भाई मुगलों का, लेकिन वो हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रेन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो मुगल जीत तो गए थे लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक इन पर शासन नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी बहुत ताकतवर थे, इनके पास भी अच्छी खासी सेना और अच्छा खासा गोला बारूद था। इसलिए मुगल इन पर ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर पाए। द होम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। अब ये जो अहोम थे इनका जो समाज किस तरह से चलता था भाई, ये जो फोर्स्ड लेबर था उसके ऊपर निर्भर करते थे, मतलब लोगों से काम लिया करते थे। दीज फोर्स्ड दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। और ये राज्य के लिए जो काम लिया जाता था जिन लोगों से उनको पैक कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? पैक्स कहा जाता था, या पाइक भी कहते हैं इसको। तो भाई ये जो काम करवाते थे अपने राज्य के लिए, लोगों से ज़बरदस्ती भी काम करवाते थे, तो इन्हें पाइक कहा जाता था। ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। अब जैसे हमारे अब की हम बात करें तो हर 10 साल में हमारे देश की जनगणना होती है। तो वैसे ये जो 17वीं शताब्दी थी उस समय इन अहोमों ने भी अपनी जनसंख्या गणना करवाते थे ये लोग भी। ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। और ये जो हर एक जो जितने भी गांव होते थे इनके अंदर, इन अहोम के अंदर जितने भी गांव होते थे, इनको एक निश्चित मात्रा में पाइक को भेजना होता था, मतलब ये कामगारों को भेजना होता था भाई काम करने के लिए, स्टेट के लिए, राज्य के लिए। People from heavily populated areas were shifted to less populated places। और इनकी एक व्यवस्था थी भाई, इन्होंने एक व्यवस्था बना रखी थी कि भाई जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती तो ये वहाँ से एक्स्ट्रा लोगों को उस जगह पर शिफ्ट कर देते थे, मतलब ले जाके बसा देते थे जहाँ पर जनसंख्या कम होती थी। तो इस तरह हम देखते हैं भाई ये जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या जहाँ पर कम ज़्यादा है उसको बराबर रखने की कोशिश करते, कि जैसे यहाँ पर जनसंख्या कम है यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से लोगों को यहाँ पर बसा देते ताकि इन जनसंख्या बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जनसंख्या का संतुलन बनाने की कोशिश करते थे। होम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। और इस तरह से जो होम की जो कबीले थे वो टूटते रहते थे, उनकी संरचना थी वो बनी हुई थी। बाय द फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। अब क्या हुआ भाई, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के आधे तक आते आते द एडमिनिस्ट्रेटिव बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। इनका जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत हो चुका था। मतलब जैसे भी अगर हम बात करें भाई हमारे आज के भारत की, तो जैसे हम बात कर देखते हैं भाई हमारे दिल्ली से हमारे पूरे देश का शासन चलता है, मतलब एक केंद्र है हमारे इस पर शासन का। वैसे ही इनका शासन भी 16वीं शताब्दी के बीच में आते आते केंद्रीकृत हो गया था। इनका भी एक केंद्र बन चुका था एक राजधानी के रूप में। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द वार।
लगभग सभी जो वयस्क थे, जैसे हम आज मानते हैं भाई 18 साल से ऊपर ऊपर के लोगों को हम वयस्क मानते हैं, तो वैसे ही इनके समय में जो पुरुष थे, वयस्क पुरुष थे भाई, ये अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, किसमें? सेना में। एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स। और दूसरे समय में जब ये युद्ध वगैरह नहीं करते थे, अपनी सेवाएं नहीं देते थे सेना में, उस समय ये दूसरे काम में लगे रहते थे, जैसे कि भी बांध बनाना, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई करना, एंड अदर पब्लिक वर्क्स, और दूसरे सामाजिक कार्य। द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। और जो अहोम थे, इन्होंने जो धान उगाने की, चावल की खेती करने के नए तरीके में भी इजाद कर लिए थे भाई, खोज लिए थे। अब जैसे यहाँ पे पता चलता है भाई, ये जो लोग थे, ये सेना में भी इनका बड़ा योगदान था, क्योंकि ये कंपलसरी था इनके लिए। जैसे भाई आज हम देखते हैं कुछ देश हैं हमारे एशिया में, हमारी दुनिया में, जहाँ पर जैसे कि भी हम सीरिया का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, उन्हें क्या करना होता है भाई, सेना में अपना कुछ योगदान ज़रूर देना होता है। जैसे भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसमें भी हम देखते हैं भाई, जो लोग होते हैं कंपलसरी सर्विस देते हैं अपनी सेना में। तो वैसे ही अहोम में भी ये उस समय पुराने टाइम में भी ये क्या करते थे भाई, सेना को में अपना योगदान देते थे भाई, सेवा करके। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। अहोम जो समाज था, वो क्लैंस में डिवाइड था। जैसे कि भी हमने पहले देखा, जो भी गोंड कबीला, जो गोंड संप्रदाय था, वो डिवाइडेड था, वैसे ही ये भी था, कबीलों में डिवाइड था। और इनके कबीलों को नाम दिया जाता था खेल। इनके कबीलों को क्या नाम दिया जाता था? खेल। जैसे गोंड थे, उनके कबीलों को नाम दिया जाता था गढ़। और जो ये है अहोम है, इनके कबीलों को नाम दिया गया है खेल। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। उस साम्राज्य में जो कलाकार थे, जो विभिन्न कलाएं जानते थे, वो बहुत कम थे भाई। So artisans in the home areas came from the adjoining kingdoms। और इसीलिए वहाँ पर जो भी दस्तकार थे और जो दूसरे काम करने वाले थे, जैसे वो जो दूसरे जो साम्राज्य थे, उनके आसपास के जो राज्य थे, वहाँ से आते थे भाई। ए खेल ओफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। अब जो खेल था, वो कई गांवों पर शासन करता था, कई गांवों पर कंट्रोल करके रखता था। जैसे भी हमने देखा, जो गोंड साम्राज्य था, उसमें गढ़ जो थे, वो गांवों को शासन करते थे। द पीजेंट्स वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। और जो किसान थे, वो जो गांव का जो एक कम्युनिटी थी, समुदाय था, वो गांव जो किसान थे, उनको ज़मीन देता था, ताकि भाई वो खेती कर सकें, अपना गुजर बसर कर सकें। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कॉन्सेंट। और ये व्यवस्था इतनी सटीक थी, इतनी कठोर, यानी कि हम कह सकते हैं भाई डिसिप्लिन्ड वे में थी, कि भी राजा भी उन किसानों से ज़मीन नहीं ले सकता था, जब तक कि वो जो समुदाय थे, वो जो ग्रामीण समुदाय थे, उनकी सहमति ना हो। ओरिजिनली द होम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई, जो अहोम की जो पूजा पद्धति थी, वो किस तरह की थी, धार्मिक व्यवहार किस तरह का था भाई। उनके जो राजा थे, वो अपने ही राजा की पूजा अर्चना करते थे, अपने ही जनजातीय लोगों जो देवता बना रखे थे। क्योंकि भाई ये जो जनजातियाँ थी, जंगलों में रहती थी, तो इसलिए इनके जो देवता थे, वो भी इनके खुद के ही थे। जैसे पेड़ों को बना दिया, किसी जानवर को बना दिया, पानी को देवता के रूप में पूज लिया, तो इस तरह से वो अपने ही देवताओं की पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, हाउएवर, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड। भाई इनमें भी जैसे गोंड जो प्रजाति
साम्राज्य था उसमें ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस होने लगा था, वैसे ही इनमें भी ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस होने लगा, प्रभाव होने लगा भाई 17वीं शताब्दी की शुरुआत से। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। अब जो टेम्पल जो ब्राह्मण थे उनको टेम्पल्स भी दिए जाने लगे, जगह जगह देनी शुरू कर दी गई राजाओं के द्वारा। भाई आप लोग यहाँ पे रुकिए, अपने मंदिर वगैरह बनाए और अपनी पूजा अर्चना कीजिए। इन द रेन ऑफ शिव सिंह 1714 to 1744 Hinduism became the predominant religion। अब जो शिव सिंह थे, जो उनके एक राजा हुए थे भाई 1714 से 1744 के बीच में, उस उनके शासन में जो हिंदुइज्म था, क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे हिंदुओं में आते थे, तो भाई ये हिंदुइज्म था, हिंदू जो धर्म था, इस अहोमों में एक मुख्य प्रधान धर्म बन गया था। अभी ये प्रभाव में आ गए हिंदू धर्म के। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडोप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा जो चेंज था, बड़ा डिफरेंस था, वो क्या था, ये जो अहोम राजा थे इन्होंने जो अपने पूर्ववर्ती जो इनके जो विश्वास थे, इनके जो कबीलों के अपने जो सांप्रदायिक जो थे पूजा अर्चना या फिर जो देवी देवताओं की पूजा विश्वास थे, वो नहीं छोड़े भाई। हालांकि ये जो हिंदू जो धर्म थे उनके प्रभाव में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये भी जो अहोम साम्राज्य था बहुत ही शुद्धता, परिष्कृत जिसे हम कहते हैं, वैसा साम्राज्य था। पोइट्स एंड सोशल स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। भाई बहुत ही उन्नत साम्राज्य था। इसमें क्या था भाई, जो पोइट्स थे और स्कॉलर्स थे, जो कवि और विद्वान जो लोग थे, उनको ज़मीन दी जाती थी। थिएटर वाज इनकरेज्ड। भाई जो थिएटर सिस्टम था, मतलब जहाँ पर नाटक वगैरह किए जाते थे, वहाँ उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। भाई नाटक रंगमंच जिसे हम कहते हैं, भाई बड़ा उनको सम्मान दिया जाता था, उनको विकास किया जाता था उस समय प्रोत्साहन देकर। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेजेस। अब जो संस्कृत के जो, क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे लेखन हुए हैं, कविताएं और ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में, तो उनका अनुवाद किया गया था इन अहोमों की लैंग्वेज में, इनकी भाषाओं में। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वर आल्सो रिटन। अब जो ऐतिहासिक जो कृतियाँ थी जो पहले अहोम भाषा में थी, जैसे बुरंजी की हम बात एग्जाम्पल लिया गया है, वो लिखा गया फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज़। पहले लिखा गया अहोम भाषा में, उसके बाद असमीज़ भाषा में लिखा गया। तो ये था, कौन सा था ये, बुरंजी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो अहोम संप्रदाय था, अहोम जो जनजाति थी, ये कितनी विशाल थी, कितनी विस्तृत थी, और कितनी हम कह सकते हैं भी वेल सेटल्ड थी। और इनका जो नियम कानून थे, विश्वास थे, कितने ज़बरदस्त थे भाई। इन्होंने ये प्रभाव में तो आ गए हिंदू धर्म के, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी पुरानी परंपराएं नहीं छोड़ी, क्योंकि ये भी वही ट्राइब्स थे कि भाई जो जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। कंक्लूजन। अब भाई इस चैप्टर में कंक्लूजन क्या निकला, कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव एग्जामाइनिंग। भाई हम अब तक जो भी हमने चर्चा की है उसमें बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए भाई भारत के उपमहाद्वीप में। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर।
अब जो वर्ण आधारित जो समाज थे, जो हिंदू समाज जिसे हम कहते हैं, वो और ट्राइबल पीपल, ये जो जनजातीय लोग थे, आपस में एक दूसरे से भाई संपर्क में आते रहे भाई। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडॉप्ट एंड चेंज। अभी इसका परिणाम क्या हुआ भाई, हिंदू धर्म में इनके विश्वास ले लिए गए, इनकी परंपराएं ले ली गई, और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, इन्होंने हिंदू जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, और जो विश्वास थे वो ग्रहण कर लिए भाई। जिस तरह से हम देखते हैं भाई, एक हमारे घर में अक्सर देखते हैं भाई, जो अलग अलग तरह की जो भुजिया होती हैं उसको अगर हम मिक्स कर दें तो एक मिक्सचर बन जाता है, वैसे ही ये भी आपस में मिक्सअप हो जाती और एक दूसरे की जो विश्वास थे ये आपस में ग्रहण कर लेते। जैसे तुमने देखा हो भी, जो फ्रूट चाट वाले होते हैं वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स को मिक्सअप करके एक प्लेट में सजा देते हैं और इनका अलग ही एक कम्बिनेशन बन जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई, देर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड्स, और बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ थी जिन्होंने अलग अलग जीवन जीने की जो कलाएं थी, जीविकाएं अपना ली थी भी दूसरों से प्रभावित होकर। और ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे ही ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल होती गई, जो जाति आधारित समाज थे उसमें शामिल होते गई हुई। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, लेकिन जो कुछ जो और थे, दूसरी जनजातियां थी, उन्होंने ये जो पुराने हिंदू धर्म थे और जाति व्यवस्था थी, ये इनको नकारते रहे, ये इनको नहीं मानते थे। सम ट्राइब्स इस्टाब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कुछ जनजातियां थी, इन्होंने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। जैसे हमने देखा अहोम, और ये जो अहोम थे जैसे और गोंड थे, तो इस तरह से हमने देखा अपने समाज को सुव्यवस्थित कर लिया और बड़े साम्राज्य में बदल दिया। देव दस बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, और इस तरह से हम देखते हैं भाई राजनीतिक रूप से भी ये बहुत ताकतवर हो गए। जैसे भाई ये जो अहोम थे, ये भाई आगे पढ़ोगे भाई किस तरह इन्होंने मुगलों को भी परास्त कर दिया भाई, मुगलों को भी हरा दिया, और ये करीबन करीबन 500-600 सालों तक भारत में बने रहे भाई, मुगलों के बाद भी बने रहे। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भीलों के भी बारे में सुना, तो भाई इस तरह से बहुत सारे जो जनजातियां थी वो अस्तित्व में आई और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दिस बोट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स, और जैसे ये बड़ी होती गई तो जो दूसरे साम्राज्य थे और दूसरे बड़े राज्य थे भाई, इनके साथ इनका लगातार क्या होता गया, लड़ाई होती रही, और दूसरे साम्राज्यों को प्रतिस्पर्धा देने लगे। अब भाई उसी समय और क्या हो रहा था भाई, दूसरी जगहों पे द मंगोल। अब मंगोल के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी, जैसे जो मुगल साम्राज्य हुआ था, दिल्ली सल्तनत हुआ था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था भाई जब मंगोल के बारे में। फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस, जो हमारा मानचित्र है उसमें अगर हम एटलस में देखें भाई मंगोल कहाँ है, तो अब यहाँ देखिए मंगोल कहाँ है, तो ये है मंगोल भाई, ये भारत यहाँ है, चीन तिब्बत यहाँ है, और यहाँ है मंगोल ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मंगोल है, और ये जो मंगोल है ये क्या था भाई, द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। इनको क्या माना जाता है भाई, बेस्ट नोन पेस्टोरल, सबसे बढ़िया प्रसिद्ध जो पशुचारी होते हैं,
जो अपने पशुओं को चराने वाले एंड हंटर गैदरर और शिकारी संग्राहक जनजाति मानी जाती है इतिहास में। कौन? मंगोल। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। और अब ये रहते कहाँ थे? ग्रासलैंड में रहते थे। जो घास के मैदान थे उसमें रहते थे। स्टेपीज, स्टेपी कहा जाता है जिन्हें। स्टेपी एशिया के जो बीच में जो पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें स्टेपी कहा जाता है। एंड फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर नॉर्थ, और उत्तर की तरफ जो जंगल के इलाके हैं उनमें। बाई 1206 By 1206, Genghis Khan had united the Mongol and Turkish tribes into a powerful military force। भाई 1206 में जो चंगेज खान नाम का एक राजा हुआ था, उसने क्या किया है, इन मंगोल और तुर्की की जो जनजातियां थी इनको इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करके एक क्या कर लिया, एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बना ली, बहुत शक्तिशाली सैन्य बल बना लिया भाई इन्होंने। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1227 ही वाज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। 1227 में जब इसकी मृत्यु हुई चंगेज खां की, उस समय क्या हुआ, क्या था भाई, ये जो मंगोल साम्राज्य था ये एक बहुत ही विस्तृत प्रदेश बन गया था भाई। हिज सक्सेसर क्रिएटेड ए वास्ट एम्पायर। और उसके जो आने वाले उत्तराधिकारी थे, वंशज थे, उन्होंने इस साम्राज्य को और भी बड़ा बना दिया, और भी विशाल बना लिया। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड आल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। अब ये आने वाले समय में इतने ताकतवर हो गए कि भी इन्होंने कहाँ कहाँ अपना अधिकार कर लिया। पार्ट्स ऑफ रशिया, रूस के क्षेत्र में भी अधिकार कर लिया। ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप में भी अधिकार कर लिया। ऑल्सो चीन, चाइना मतलब चीन पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। एंड वेस्ट एशिया, और पश्चिमी एशिया पर भी अधिकार कर लिया। तो अब ये इतने ताकतवर हो गए 12 जो चंगेज खां थे उसके बाद। The Mongols had well organized military and administrative system। अब ये जो मंगोल थे इन्होंने अपनी सेना को बहुत ही खास तरह से संगठित कर लिया था भाई, बहुत ही हम कहें भाई व्यवस्थित ढंग से इन्होंने शासन चलाया था भाई। These were based on the support of different ethnic and religious groups। अब ये जो these were based on support of different ethnic and religious group। ये जो इनकी जो व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। ये जो जातीय और धार्मिक जो समूह थे उन पर आधारित थी इनकी व्यवस्था भी। तो इस तरह से हमने देखा भी जो जातियाँ जनजातियाँ थी वो सिर्फ जंगलों में रहने से सीमित नहीं थी, वो सिर्फ छोटे छोटे कबीलों तक सीमित नहीं थी, ये बड़ी विस्तृत हो गई थी। और इवन इतनी विस्तृत हो गई थी कि भाई बड़े बड़े साम्राज्यों को भी टक्कर देने लगी थी। तो भाई ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा ट्राइब्स के बारे में और नए नए साम्राज्यों के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं नए चैप्टर्स में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।